अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, मुल्की सियासी सूरत हाल पर सबसे पहले बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला और उस पर अमल दरामद की बात। मखसूस नशिस्तों के केस में फैसले पर अमल दरामद के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मुशावरती इजलास आज दूसरे रोज़ भी हुआ। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी किया जिसके मुताबिक अगर कहीं रुकावट हुई तो मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इस एलामिया के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा मुज़ाहिका खेज है और इस तरह के मुतालबात जो हैं वो मानने नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। कल भी ये इजलास होना था लेकिन इजलास ताख़ीर का शिकार हुआ, फिर इजलास को मुलतवी कर दिया गया और आज इलेक्शन कमीशन का इजलास बर वक्त हुआ और इजलास में फैसला कर लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस पर अमल दरामद होगा। मजीद हम डिटेल्स लेते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान जब्बार से। उस्मान, कहिएगा कि अब फैसला कर लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवन अमल किया जाएगा, आगे क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस पर अमल दरामद के हवाले से कमीशन के दो इजलास में। कल जो इजलास हुआ था उसमें चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा वो खुद मौजूद तो नहीं थे, अलबत्ता वीडियो लिंक से लाहौर में उनकी मौजूद थी तो वहाँ से वो इजलास में मौजूद थे। अलबत्ता जो चार मेंबरान थे वो इलेक्शन कमीशन में मौजूद थे और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और जो डीजी लॉ है उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी गई और ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो जो मुख्तसर फैसला है उसमें कुछ अबहाम है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी मजीद जो है वजाहत होनी चाहिए। ये वजह थी कि जो इजलास कल था वो बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ। आज जब दोबारा इजलास शुरू हुआ तो इजलास की सदारत जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ने खुद की और इस इजलास में ये फैसला किया जो एलामिया हमारे सामने आया। हम दिन 12 बजे अपने नाजरीन को बता चुके थे कि जो इलेक्शन कमीशन का लॉ विंग है उनका मौकफ ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने से कबल जो फैसले दिए थे तमाम फैसले जो है उसको ना तो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको टुकराया ना किसी और जमात है, क्योंकि सिर्फ एक सियासी जमात है जो उसमें मुसलसल पीटीआई या दीगर जो जमातें हैं उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन पर जो तनकीद की जा रही है वो बेजा तनकीद है। जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला बरकरार रखा और जो पेशावर हाई कोर्ट था उसने भी वही फैसला बरकरार रखा। जो पीटीआई से बदले का निशान लिया गया था उसका भी हवाला दिया और बताया गया कि चूंकि उनकी जो इंटर पार्टी इलेक्शन थे वो ठीक नहीं हुए थे और 2 बार पीटीआई को मौका दिया गया था लेकिन उनकी जानिब से 2 बार जो इलेक्शन करवाए गए दोनों पर इलेक्शन कमीशन ने इतराज किया और जो पीटीआई का अपना आइन है जो पार्टी आइन है वो उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। तो आज जो एक सियासी पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन उनके मेंबरान से जो इस्तीफा के मुतालबा बार बार किया जा रहा है उस पर इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ नाराजगी का इजहार किया और कहा कि हम आइन और कानून के मुताबिक अपने जो फैसले करते रहेंगे। बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के इजलास का जो एलामिया जारी हुआ है उसमें यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है वो इस फैसले पर नजरसानी करे और अगर उन्हें कोई सुकून नजर आता है तो अदालत की तरफ जो है वो जाया जाएगा। तो इस हवाले से कुछ मालूम हो सका कि ये प्रोसेस कब तक मुकम्मल होगा? देखें, चूंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट है अगर वहाँ पर इस हवाले से अगर वो इलेक्शन कमीशन रुजू करेगा तो वो जो इलेक्शन कमीशन की जो डीजी लॉ है और जो टीम है वो जब जो अपनी आरा देगी इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन कमीशन उस आरा के बाद ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो सुन्नी ताक़त कौंसिल के खिलाफ जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले को बरकरार रखा और पेशावर कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा और जो अब जो सुन्नी ताक़त कौंसिल की जानिब से उस्मान साथ ही मौजूद रहिएगा, मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तर्जुमाकार ज़ईम कादरी साहब ने, से इस हवाले से बात कर लेते हैं। ज़ईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि पीटीआई को ये सीटें मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का इजलास और उस पर फैसला ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हुकूमत रिव्यू में चली गई है, वो एक दरख्वास्त भी दे दी गई है। जो अरकान थे जिन्हें हटाया गया था चाहे वो कौमी असम्बली के थे या सूबाई असम्बली के थे वो भी अब फर्दन अपनी पटिशन दायर करने का सोच रहे हैं। तो आप इस मामले को किस जानिब जाता देख रहे हैं? जी, बड़ी सिंपल फिनोमिना है। हाईएस्ट फोरम का फैसला है और 13 जजेस का फैसला है। रिव्यू का इम्कान तो तब होता है कि कोई लॉ पॉइंट रह गया हो। कानून में ये गुंजाइश नहीं होती कि बगैर किसी लॉ पॉइंट के जो है वो रिव्यू जो है वो सुनने के लिए भी एक्सेप्ट कर लिया जाए। बहरहाल 11 जजों ने कैटेगोरिकली ये फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ने उनके फैसले को सही रीड नहीं किया। ये एक यूनानिमस फैसला था और उसके बाद एक फैसला 8-5 की बुनियाद पे आया जिसमें उन सीटों को पीटीआई को एलोकेट किया गया था। हुकूमत या इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो इस पर अमल दरामद न करे। ये मीटिंग्स करना, ये इबहम पैदा करने की कोशिश करना, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी कोशिश थी जो आइन और कानून और रियासत पर जो है वो एक अदम एतमाद की बात हो रही थी।
और जब इदारों का टकराव शुरू हो जाए तो फिर कौमें तकसीम हो जाया करती हैं। बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड बयान इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो नुक्ता सामने आ रहा है वो मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि ये आइन को रीराइट करने की कोशिश की गई है। देखिए, ये आर्टिकल 245 में बहुत बड़ा रूम मौजूद होता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह जब कर देती है तो वो यकीनन आइन का हिस्सा ही बन जाती है। और उस तशरीह को उन्होंने किया और एक मेजॉरिटी के साथ किया। मेरा ख्याल है कि इसके बाद तो गुंजाइश नहीं रह जाती थी। मेरा भी हो सकता है उसमें कोई भाम हो, मैं भी समझता हूँ कि ओवर स्ट्रेच फैसला है, लेकिन फैसला तो है ना भाई, उस फैसले को बहरहाल इम्प्लीमेंट होना है। अच्छा सर, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि फैसला तो है और उस पर अमल दरामद भी होना है, हम ज्यादा दूर नहीं जाते। इन 2 सालों में हमने देखा है कि बहुत से ऐसे फैसले हुए हैं अदालत की जानिब से जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने भी एक फैसला दिया था पंजाब और केपी में इलेक्शन करवाने का, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो आपको लगता है कि इस फैसले पर मिनुअन अमल दरामद हो जाएगा? देखिए, अगर इसमें अमल दरामद नहीं होगा तो जो सियासी इस्तेहकाम है इस मुल्क का वो तहवाला होगा और उसका डायरेक्ट इफेक्ट मईशत पर पड़ेगा और माशी इस्तेहकाम जो है वो दूर होता चला जाएगा। और इतनी बड़ी पोलराइजेशन और रिफ्ट बिटवीन इंस्टीट्यूशंस जो है वो पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड नहीं करता। हमें बिल्कुल हुकूमत को खासतौर पे होश के नाखुन लेने चाहिए, उनको जबरदस्ती इक़्तिदार पर काबिज नहीं रहना चाहिए, उनको बिल्कुल अमनवान सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना चाहिए और उसके बाद देखते हैं कि जो भी सिचुएशन बनती है उसको इम्प्लीकेट करें इन रिटन स्पिरिट। ठीक है सर, सियासी इस्तेहकाम और मौशी इस्तेहकाम के लिए अदालती फैसलों पर अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद थे ज़ईम कादरी साहब और उनके साथ हमारे नुमाइंदे उस्मान जब्बार ने हमें हवाले से तमाम डिटेल्स दी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों में इजाफा और अदम एतमाद के खौफ से हुकूमत घबराहट का शिकार हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के साथ राबते जो हैं उन्होंने तेज़ कर लिए हैं। बड़े सियासी फैसलों के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज ही सदर पाकिस्तान को एतमाद में लेने का फैसला किया है। ऐवान सदर में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की क़यादत में नून लीगी वफ़द की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और पीपी रहनुमाओं के साथ अहम बैठक तय है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के साथ साथ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने पर भी तबादले ख्याल होगा। मखसूस नशिस्तों पर भी इसी बैठक में बातचीत होगी। जबकि इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, हाचिमा अयाज सादिक के अलावा फारूक इजनाइक, शरीर रहमान और नैयर बुखारी इस बैठक में शरीक होंगे। अदालत का मखसूस नशिस्तों के केस में PTI के हक में फैसले के बाद हुकूमती हलकों में एक हलचल की सूरत हाल है और इस तमाम तर सूरत हाल पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी अब खुलकर सामने आ गई हैं। मरीम नवाज़ का कहना है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने वालों से आहनी हाथों से किसी भी साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे और 5 साल पूरे करेंगे। मरीम नवाज़ ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। तो मैं हैरान हूँ जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, मतलब अकल नहीं मानती इन फैसलों को, अकल नहीं मानती इन चीजों को कि ये तो उनसे तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं, वो जो उनको मिल गया है ट्रे में रख के पेश किया उनको। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की गुफ्तगू आपने सुनी। ख्वाजा आसिफ ने भी आज बहुत अहम बातें की हैं। उनका कहना था कि दुनिया भर में तिजारती, मौशरी और इक़्तिसादी सरगर्मियों के जायजे और तज्ज़ियों के लिए मशहूर आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी रिपोर्ट जारी की है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक सियासी खतरात के बायस इम्कानात मौजूद हैं। हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी, जबकि नून लीगी हुकूमत के वज़ीर दिफा भी इस हवाले से बोल पड़े हैं। उनका कहना है कि डेडलॉक बढ़ा तो सिस्टम डीरेल हो सकता है। इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक और गैर यकीनी है। मखसूस नशिस्तों का फैसला PTI के हक में आने के बाद PTI रहनुमा असद कैसर ने भी हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद लाने की धमकी दे दी है। उनका कहना है कि तहरीक अदम एतमाद लाने पर मुशावरत करेंगे, हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और खुलकर उनका मुकाबला करेंगे। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब।
और हमारे साथ मौजूद हैं राना मुबशर साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। नज़ीर लगारी साहब, इस वक्त जो है वो सूरत हाल शायद हुकूमत ये समझती है कि आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, खासी हलचल देखी गई, फिर पाबंदी की बातें होने लगी, आर्टिकल 6 की बातें होने लगी। ये तमाम तर सियासी मामलात किस जानिब जाता देख रहे हैं आप? पहली बात यह है कि जो अदालत उज़्मा का फैसला आया है, ज़ाहिर अदालत उज़्मा है और उसको आइन की ताबीर और तशरीह का पूरा हक भी हासिल है और कानूनी राइट, आइनी हक है ये, और वो अपने आइनी हक को इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन मेरी इस सिलसिले में ये गुजारिश है, अगर आइन में ये लिखा है कि इस रियासत का नाम, इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जी, नज़ीर लगारी साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। राना मुबशर साहब से वो इस्लामी जमहूरिया है। जी फरमाइएगा लगारी साहब। जी मैं अर्ज कर रहा था कि आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी मैंने अर्ज किया है कि सुप्रीम कोर्ट को आइन की ताबीर और तशरीह करने का पूरा कानूनी आइनी हक हासिल है, वो कर सकती है। लेकिन आइन की ताबीर और तशरीह करते हुए ये नहीं कह सकती है सुप्रीम कोर्ट के, अगर आइन में लिखा है कि इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो वो ये नहीं कह सकती है कि इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है या इस्लामी जमहूरिया सोमालिया है या कांगो है, वो ये नहीं कह सकती। इसका नाम बहरहाल पाकिस्तान ही है। और इसकी ताबीर और तशरीह करते हुए ये नहीं हो सकता है कि जो आइन में लिखा हुआ है उसके बिल्कुल बरक्स हो। इस फैसले में आइन को रीराइट किया गया है, दोबारा आइन लिखा गया है और दोबारा उसको तब्दील किया गया है, और उसके अंदर ताबीर और तशरीह जो है वो उन आर्टिकल्स की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी तशरीह है जो आइन से मावरा हो जाती है। आइन में जो अगर कानून और आइन। अच्छा लगारी साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक नहीं है, राना साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपने लगारी साहब की गुफ्तगू सुनी, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आइन के मुताबिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो आइन की तशरीह करना होता है, रीराइट करना नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला कर लिया है कि वो तो मिनुअन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने जा रही है। हुकूमत भी इस हवाले से जो है वो इतनी संजीदा नजर नहीं आती कि वो इस फैसले के खिलाफ जाए। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या हो सकता है आगे आने वाले दिनों में? क्राइसिस है, सिंपल सी बात है, दिस इज अ क्राइसिस एंड दिस क्राइसिस कैन लीड टू एनीथिंग, और कुछ भी हो सकता है। इसमें आप जनाब अगर कहें कि ऐसा नहीं होगा तो बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज द सिस्टम इज कोलैप्सिंग, और ये सिस्टम जो है डिलीवर नहीं कर रहा और सिस्टम कोलैप्स कर रहा है इन वन वे और दी अदर। ठीक है, सो अगर ये सिस्टम इसी तरह ग्रेजुअली हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह इसी तरह कोलैप्स करता रहा एवरी डे पासिंग बाय, तो देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर, गॉड फॉरबिड। ठीक है, सो अगर इसी तरह डिजास्टर हुआ तो वेयर कैन दिस लीड टू? देखिए आपके सामने दुनिया के कई मुमालिक हैं जो कि इस किस्म के एक्सपीरियंसेस से गुजर चुके हैं, तो हम उनसे सबक हासिल कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम खुद यहाँ पे लेबॉर्ट्री बन जाए, एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दें और जनाब इस तरफ लीड करें खुद अपने आप को कि हमारे ऊपर जो एक्सपेरिमेंट होगा उसको हम लेके आगे चलें। नहीं, वी शुड लर्न फ्रॉम द अदर कंट्रीज एक्सपीरियंसेस और फिर उससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। लेकिन अच्छा जैसा कि आप कह रहे हैं कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, आपने कहा कि हमें सबक हासिल करना चाहिए। चलें ठीक है, एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं। देखें बात यह है कि जब तक आप यहाँ पे सिस्टम जो है इन प्लेस नहीं करेंगे, तो इस सिस्टम इन प्लेस नहीं होगा तो फिर ये इश्यूज खड़े हो जाएंगे। एंड देयर इज अ टिपिकल अमेरिकन फ्रेज टू इट दैट वी आर लीडिंग टुवर्ड्स अ सिचुएशन। तो सिचुएशन जो है उसकी तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा सर, आपने कहा कि हमें माजी से सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आई, जब वो पास हो गई तो हमने देखा कि मौशी तौर पर हालात पाकिस्तान के बहुत ख़राब हो गए थे। अब भी तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से बात हो रही है, तो वो जो सियासी स्टेबिलिटी है वो आ पाएगी या सबक नहीं सीखना ये तय कर लिया है हमने? देखिए तहरीक के नो कॉन्फिडेंस मूव जो है ना, जो आप कहते हैं, जो पीटीआई के खिलाफ भी आई, दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मूव। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर तो नहीं है, एक प्रोसेस है। आप उसको ब्लेम कर सकते हैं जी हमारे बंदे, जैसे पीटीआई ब्लेम करती है कि जी हमारे बंदे तोड़ के ले गए सिंध हाउस में रखे
और वहां पे उनको मैनिपुलेट किया गया, ठीक है जी। तो मैनिपुलेशन कह देना या जो भी कह दे वर्ड आप उसको यूज कर लें कि उनको जनाब उनकी राय जो थी मुख्तलिफ थी और प्रोबेबली उनको जनाब ल्योर इन किया गया, लेट मी पुट इट दिस वे। तो अगर आपने किसी ने ल्योर इन भी किया उनको या वो लोग चले भी गए उठ के, तो उसके मल्टीपल रीजंस है, मैं उन रीजंस में नहीं जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन द पॉइंट इज जो नो कॉन्फिडेंस मूव है दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मूव, जो उस वक्त पीटीआई के खिलाफ हुई थी उस वक्त भी और आज भी अगर आने के लिए तैयार खड़ी हुई है नो कॉन्फिडेंस मूव, जो कि मेरे ख्याल में फौरी तौर पे मुश्किल होगा जब तक सीटों का फैसला नहीं हो जाता रिजर्व सीटों का। उस वक्त अगर नो कॉन्फिडेंस मूव आती है हुकूमत के खिलाफ तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मूव होगी, इसमें कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। सो द पॉइंट इज कि कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जो हैं उनको अगर सामने रखे ब्लेम करते रहे, ब्लेम गेम चलती है और हमेशा से चलती आई है और ये चलता रहेगा सिलसिला कि फलां बंदे तोड़ लेते जी साढ़े ते फलां बंदे तोड़ लेते, वो अलग स्टोरी है। बट द पॉइंट इज कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल मूव जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो लेना होता है किसी ने प्राइम मिनिस्टर ने या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मूव। आप उसमें क्या और तरीकेकार से अगर बढ़ेंगे तो फिर ठीक है। लगारी साहब, ये एक जो महाजराई की कैफियत पैदा हुई है, एक जानिब ये अदम एतमाद की बात हो रही है, दूसरी जानिब आज शहबाज शरीफ बैठक कर रहे हैं ऐवान सदर में, उन्होंने पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेना है। इस वक्त क्या मामलात क्या चल रहे हैं, खौफ क्या है नून लीग को, क्या पीपल्स पार्टी को मना पाएगी? दूसरी बात यह है कि तारीख एतमाद लाना जो है वो अपोजिशन का हक है और जैसे राना साहब फरमा रहे थे जो पहले मूव हुई थी 2022 में वो कतई तौर पर आईनी थी और आइन के आइन मुताबिक थी। लेकिन इससे आगे क्या हुआ था, जब उसके बाद जब वोटिंग का मरहला आया तो स्पीकर ने, जब डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर का लिखा हुआ नोट पढ़ा और उससे पहले जो है वजीर कानून ने आकर आर्टिकल 5 पढ़ा और उसके पढ़ने के फौरन बाद जो है स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए डिप्टी स्पीकर ने जब उस आर्टिकल 5 के पढ़े जाने के बाद आर्टिकल 6 लगाया और तारीख एतमाद को मुस्तरद करने का ऐलान हुआ, तो यहां से एब्रोगेशन का सिलसिला शुरू हुआ, आइन के सबवर्जन का सिलसिला शुरू हुआ। जी जी ठीक है। लगारी साहब, आपके पास मैं दोबारा आऊंगी तो आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। अच्छा राना साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बड़ी धुआंधार गुफ्तगू की है और उनका कहना है कि जो भी साजिश करेगा उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो मरियम नवाज किस तरफ इशारा कर रही थी? सिंपल सी बात है जी, मरियम बीबी बात कर रही है, सिंपल सी उन लोगों की बात कर रही है कि जो वो समझती हैं, जैसे ये तो मरियम बीबी का अपना जो है स्टैंस है, उसको मरियम बीबी ही जस्टिफाई कर सकती है। बट देन अगेन द पॉइंट इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि जनाब वो कह रही है कि कोई साजिश ना हो, कोई यहाँ पे साजिश ना हो, जैसे साजिशें होती हैं और पॉलिटिक्स में साजिशें होती हैं, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट, ठीक है। द पावर गेम इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है। वहां पे साजिशें होती हैं, जो भी हो हुकूमत में उसके खिलाफ साजिशें होती है और डे 1 से शुरू हो जाती है। सॉरी, मैं डे 1 गलत कह गया, डे 1 से तो हमें नजर आनी शुरू हो जाती है। हुकूमत जिस वक्त बनती है, यानी कि बता दिया जाता है कि जनाब फलां तारीख को ओथ होगा प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, उससे पहले साजिशें शुरू हो जाती है और उससे पहले जनाब यहाँ पे लोग जनाब प्रेडिक्शंस देना शुरू हो जाते हैं कि जी हुकूमत ने जी 3 महीने नहीं कटन लगी, ठीक है जी, 6 महीने तो ज्यादा नहीं कटन लगी, वो वहां पे शुरू हो जाता काम, यू नो। वो क्यों होता है, लेकिन वो देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, वो होता इसलिए है कि लोग यहाँ पे एक फीडबैक लेना होता है उन्होंने। जी अच्छा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो स्टेट्समेंट्स हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया, वज़ीर आज़म साहब का बयान आ गया, आज मरियम नवाज भी खुलकर बोली हैं, तो इससे लग यूं रहा है कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है। हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक आप समझ रहे हैं, इसमें बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह चुके हैं, मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, यहाँ पे जन्नत बीबी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह चुके हैं इन सो मेनी वर्ड्स कि जनाब अगर वो कोई प्रेशर हुआ या कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ या कोई इशू हुआ तो ही विल स्टेप डाउन, वो रिजाइन दे देंगे, ठीक है। तो वो देयर इज समथिंग एट द बैक ऑफ हिज माइंड प्राइम मिनिस्टर साहब के
कि जनाब अगर वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन बनती है तो अपने लिए एक सेफ एग्जिट बना लें, और सेफ एग्जिट यही हो सकती है, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह सकते हैं जी कि मैं स्टेप डाउन करता हूं, मैं रिजाइन करता हूं, या दूसरी सेफ एग्जिट ये हो सकती है कि जनाब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे अगर चले जाओ कि जी मैं असेंबली ही तोड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन सारी चीजों के लिए उनको जाहिर है ना, तो प्राइम मिनिस्टर साहब, बड़ी ऑनेस्ट बात है और सीरियस बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उठ के नहीं कह सकते कि जनाब मैं रिजाइन कर रहे हैं आज, नहीं, उसके लिए जो लेके आए हैं उन्हीं से पूछना भी पड़ेगा, और असेंबलीज भी डिसॉल्व करने के लिए जो लेके आए हैं उन्हीं से पूछना भी पड़ेगा। सर, एक अदालती हवाले से भी बात कर लेती हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने 4 एडहॉक जजेस के नाम तजवीज़ किए थे, जिसमें से 3 जजेस ने माजरत कर ली। इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? वन आफ्टर दी अदर कोई जो है एडहॉकिज्म पे आने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। उसका रीजन जो ये है कि बिल्कुल सिंपल सा है कि जितने एडहॉक जजेस हैं, पहली बात तो ये है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लाइक कमिंग बैक, मेकिंग अ कम बैक, ठीक है। वो कम बैक करने में इंटरेस्ट नहीं है इन उनका कोई भी, पैसों का उनको प्रॉब्लम नहीं है। होता है लोगों को नौकरी की जरूरत होती है, उनको नौकरी की जरूरत नहीं है, दे आर कंफर्टेबल। नंबर 3, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि आप एडहॉक जज बन के आए और इधर यहाँ पे ऐसे फैसले उनको करने पड़ जाए जो कि यहाँ पे जो लोग उन पसंद नहीं करेंगे उन फैसलों को। तो कोई जज ऐसा नहीं है जो रिटायरमेंट के बाद एडहॉक जज बने और उसके ऊपर टैग लग जाए किसी ना किसी चीज का। सो दे आर ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस सिचुएशन। तो अपनी इस सिचुएशन में आना ही नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू बी इन अ कैच 22 सिचुएशन, वो उसमें पढ़ना ही नहीं चाहते। सो दे वांट टू स्टे बैक, इसीलिए 3 जज बैकआउट कर गए। चलें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, अब देखना यह है इस पर फैसला क्या किया जाता है। बहुत शुक्रिया, राना मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया।